हेलो एवरीवन। बेटे आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड का। ऑलराइट, लेक्चर नंबर सेकंड में हमने क्या डिस्कस किया था बेटे? नोमेनक्लेचर को डिटेल में पढ़ा था। नोमेनक्लेचर क्या होता है, उसके क्या फॉर्म्स होते हैं, आईसीबीएन के ऑल 8 रूल्स हमने पढ़े थे। आज हम डिटेल में क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। ऑलराइट बेटे, तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन से। क्लासिफिकेशन, वर्ड क्लासिफिकेशन जो है वो एपीडी कैंडोले ने दिया था। क्लासिफिकेशन बेटे, क्लासिफिकेशन वर्ड एपीडी कैंडोले ने दिया था। एपीडी कैंडोले के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन होता है, उन्होंने इसको दो फॉर्म में डिवाइड करके बताया था। क्लासिफिकेशन को बेटे कितने फॉर्म में बताया? दो फॉर्म में क्लासिफिकेशन को उन्होंने बताया था। जो पहला फॉर्म बताया उन्होंने, उसको बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्म। empirical classification। और जो दूसरा क्लासिफिकेशन का फॉर्म उन्होंने बताया वो रेशनल क्लासिफिकेशन। ये दो फॉर्म्स उन्होंने बेटे बताए। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन, एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन में कोई भी एक्चुअल कैरेक्टर को हम नहीं लेते। मैं ध्यान से बात सुनो बेटे। एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन के अंदर कोई भी एक्चुअल कैरेक्टर को हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, actual character is not considered। कई बच्चे बोलेंगे कि सर जब एक्चुअल कैरेक्टर को ही नहीं ले रहे हैं तो फिर ये क्लासिफिकेशन किस काम का? तो बेटे यहाँ पे ये एक ट्रू क्लासिफिकेशन नहीं होता है। सो दिस इज नॉट अ ट्रू क्लासिफिकेशन। तो फिर आप बोलेंगे कि सर जब ये ट्रू क्लासिफिकेशन नहीं है, इसमें एक्चुअल कैरेक्टर को हम नहीं लेते, तो फिर इसका यूज क्या है और ये कैसे किया जाता है? तो एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन जो है ये प्लांट के नेम के बेसिस पे करते हैं बेटे। जैसे प्लांट का नेम, उसके अल्फाबेट के हिसाब से अगर उस प्लांट के नेम को हम ग्रुप कर दे, उसको एक अकॉर्डिंग में लगा दे, तो ये क्या हो जाएगा? एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन होगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं? इनिशियल नेम्स लिखते हैं। इनिशियल नेमिंग लिखेंगे और इसमें हम क्या करेंगे? अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इनको ग्रुप करेंगे। ए टू जेड तक ग्रुपिंग करते हैं इसको। और अगर मैंने ऐसा ए टू जेड ग्रुपिंग किया तो इसका मतलब एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन के 26 ग्रुप्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटे? 26 ग्रुप हो जाएंगे। 26 ग्रुप्स हो जाएंगे। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन की फिर इंपॉर्टेंस क्या है? एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन की जो इंपॉर्टेंस है मैं यहाँ पे लिख देता हूं। इसकी इंपॉर्टेंस फ्लोरा को लिस्ट करने में होती है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस है बेटे लिस्टिंग ऑफ फ्लोरा। फ्लोरा को लिस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन को यूज करते हैं। अब सवाल है कि सर एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन को फ्लोरा को लिस्ट करने के लिए यूज करेंगे, इसमें नेचुरल कैरेक्टर को, एक्चुअल कैरेक्टर को नहीं लेते हैं, ये ट्रू क्लासिफिकेशन भी नहीं है, तो कैसे? अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको बोला कि बेटे आप पंजाब चले जाओ और पंजाब में जितने भी फ्लोरा है उनकी स्टडी करनी है। अरे बेटे आपको ये पता तो होना चाहिए कि पंजाब में कौन कौन से फ्लोरा है, कौन कौन से प्लांट है। आप वहां पे जाने से पहले एक पेपर के ऊपर सारे के सारे प्लांट्स जो है उनके नाम लिखोगे। अगर प्लांट्स के नाम आपने
मैं रिपीट करता हूं, अगर आपने प्लांट्स के नाम उनके अल्फाबेटिक ऑर्डर्स में लिखा तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखने की वजह से जो आपने उसको क्लासिफाई किया उस क्लासिफिकेशन को इंपेरिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं बेटे। ये बात समझ में आ रही है? तो ये इंपेरिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा हमारे पास कौन सा क्लासिफिकेशन होता है? रेशनल क्लासिफिकेशन। रेशनल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचुरल एंड एक्चुअल कैरेक्टर। ये किसके ऊपर बेस्ड है बेटे? बेस्ड ऑन एक्चुअल कैरेक्टर। ये एक्चुअल कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है बेटे, ठीक है। अब एक्चुअल कैरेक्टर के ऊपर जब यहाँ पे बेस होगा तो रेशनल क्लासिफिकेशन को हम अलग अलग फॉर्म्स में पढ़ते हैं। अब मैं सबके एक एक करके नाम लिखता हूं। पहली चीज, रेशनल क्लासिफिकेशन में जो हमारा पहला आएगा वो होगा प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। और बेटे प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन जो होता है नीड के बेसिस पे किया जाता है, ठीक है। तो ये किसके बेसिस पे किया जा रहा है? नीड के बेसिस पे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बेसिस पे। इंपॉर्टेंस के बेसिस पे किया जाएगा बेटे, ठीक है। दूसरी बात जब हम यहाँ पे देखेंगे प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन के बाद हम यहाँ बी देखते हैं। बी, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बेटे, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में हमेशा आप याद रखना, इसमें हम एक या दो फ्लोरल कैरेक्टर को ही यूज करते हैं। एक या दो कैरेक्टर को ही यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ही हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में लिखते हैं, ठीक है बेटे। फिर हमारे पास आएगा नेचुरल क्लासिफिकेशन। जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है बेटे, ये नेचुरल क्लासिफिकेशन हमेशा कंप्लीट मॉर्फोलॉजी को इंक्लूड करता है। क्या करता है? कंप्लीट मॉर्फोलॉजी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं नेचुरल क्लासिफिकेशन कंप्लीट मॉर्फोलॉजी पे होता है। कंप्लीट मॉर्फोलॉजी पे होगा। और लास्ट हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। बेटे न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन जो होता है वो हमेशा नंबर और ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर कैरेक्टर के बेसिस पे होता है। नंबर ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर कैरेक्टर। डिसिमिलर कैरेक्टर के बेसिस पे बेटे होगा। तो अगर मैं इसको देखूं तो अभी मैंने क्या बताया? क्लासिफिकेशन वर्ड किसने दिया, टर्म किसने दिया? एपीडी कैंडोले ने। एपीडी कैंडोले ने क्लासिफिकेशन को एपीडी कैंडोले ने क्लासिफिकेशन को दो पार्ट में बताया। एक को बोलते हैं एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन, दूसरे को बोलते हैं रेशनल क्लासिफिकेशन। एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन में हम किसी भी एक्चुअल कैरेक्टर को इंक्लूड नहीं करते हैं, इसीलिए ये जो कैरेक्टर होता है, ये जो क्लासिफिकेशन है, इसको हम ट्रू क्लासिफिकेशन नहीं बोलते। इसमें प्लांट की जो नेमिंग होती है
प्लांट की नेमिंग उनके अल्फाबेट के बेसिस पे किया जाता है। और इस ग्रुप पे अल्फाबेट के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो प्लांट को हम 26 डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्या करते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। तो जब आप बोलोगे कि सर इसके अंदर ये एक्चुअल कैरेक्टर को जब कंसीडर नहीं किया गया है तो फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो बेटे एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन का जो सिग्निफिकेंस है ये फ्लोरा की लिस्टिंग करने में की जाती है। ठीक है, जो दूसरा है हमारे पास वो रेशनल क्लासिफिकेशन है। और रेशनल क्लासिफिकेशन हम हमेशा एक्चुअल कैरेक्टर के बेसिस पे करते हैं। और रेशनल क्लासिफिकेशन को मैं फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। पहला प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन है जो कि इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के ऊपर है। दूसरा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है जिसमें एक या एक से ज्यादा बेसिकली दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लेते हैं। नेचुरल क्लासिफिकेशन में हम कंप्लीट मॉर्फोलॉजी को इंक्लूड करते हैं, जबकि न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन के अंदर नंबर ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर कैरेक्टर को लेके न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन की जाती है। ठीक है बेटे, अब इसमें से मैं एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ाता हूं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। ऑलराइट बच्चे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन अभी हम देखते हैं कि कैसे है। एक एक कॉन्सेप्ट बेटे क्लियर हो जाना चाहिए। बेटे अब हम प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें इधर प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन को। बेटे प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन हमेशा इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे, ह्यूमन की नीड के बेसिस पे प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन किया गया था। ये उस जमाने की बात है जब क्लासिफिकेशन इंसान नीड के बेसिस पे करता था। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ऐसे प्लांट जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, मींस ऑयल यील्डिंग प्लांट। क्या बेटे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में कोकोनट लिख दूं क्या? क्या मैं यहाँ पे ग्राउंडनट लिख दूं क्या? क्या मैं यहाँ पे सोयाबीन लिख लूं? और बेटे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेडिसिनल यूज की बेसिस पे, मेडिसिनल प्रॉपर्टी, ऐसे प्लांट जो मेडिसिन की तरह यूज होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स की बेसिस पे। क्या मैं मेडिसिनल प्लांट में तुलसी लिख दूं क्या? क्या यहाँ पे मैं टर्मरिक लिख दूं? क्या मैं यहाँ पे जिंजर लिख दूं? इसमें भी बेटे बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्या मैं यहाँ पे नीम लिख दूं? जो तीसरा है बच्चे, ये तीसरी की बात करेंगे। सबसे पहले मैंने ऐसे प्लांट को डिवाइड कर दिया अलग कैटेगरी में जो ऑयल यील्डिंग प्लांट है, कोकोनट है, ग्राउंडनट है, सोयाबीन है। फिर मैंने ऐसे प्लांट को अलग कर दिया जिसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है। और तीसरी चीज में स्पाइसेस। स्पाइसेस में मैं एग्जांपल में बेटे टर्मरिक लिख दूं क्या? क्या मैं जिंजर लिख सकता हूं?
फ्लो, बहुत सारे नाम हो सकते हैं। आपने नीड के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर दी, उसकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपने क्लासिफिकेशन कर दिया बेटे, लेकिन ये क्लासिफिकेशन तो कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया, एक ही प्लांट एक से ज्यादा ग्रुप में है, एक ही प्लांट एक से ज्यादा ग्रुप में है, एक ही प्लांट एक से ज्यादा ग्रुप में है। आप देख रहे हो, अरे यार वो क्लासिफिकेशन जिसमें एक ही प्लांट अलग अलग ग्रुप में रहे, नहीं चलेगा बेटे। दिस क्लासिफिकेशन इज नॉट वैलिड, ये क्लासिफिकेशन वैलिड नहीं है बेटे, नॉट वैलिड। समझ पा रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है बेटे? क्योंकि सबसे पुराना है, मोस्ट एंशियंट है, मोस्ट एंशियंट क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चे, ये आपको समझ में आया प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। अब हम दूसरा देखेंगे क्या, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन देखेंगे। दूसरा हम क्या देखेंगे बेटे, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ठीक है, एक एक करके बेटे आप राइट डाउन करते रहें, लिखते रहें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछें मुझसे। बेटे अब हम दूसरा देखेंगे क्या, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ऑलराइट, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में जैसा मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ही लिया जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में जो दो कैरेक्टर या एक कैरेक्टर आप लोगे, तो लीनियस के अकॉर्डिंग, बहुत ध्यान से समझना बेटे, लीनियस के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने अपने को क्या किया, ये क्लासिफाई किया प्लांट्स को अलग अलग फॉर्म में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लीनियस, लीनियस ने दो कैरेक्टर लिए, कौन कौन से बेटे, एक स्टेमन लिया और एक कार्पल लिया, और इन्होंने जो ये स्टेमन लिया और कार्पल लिया, तो ये कौन सा कैरेक्टर है, स्टेमन और कार्पल, यहाँ पे फ्लोरल कैरेक्टर लिया इन्होंने। फ्लोरल कैरेक्टर को लेके इन्होंने प्लांट्स को दो पार्ट में, कार्पल और यहाँ पे स्टेमन। स्टेटमेंट बोल रहा हूं बेटे, समझ में आए तो बताना। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का लीनियस एक एग्जाम्पल है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, लीनियस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के एक एग्जाम्पल है। सारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन लीनियस नहीं। बातें जा रही बेटे दिमाग पे, मैं क्या कह रहा हूं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का एक एग्जाम्पल लीनियस है, हर एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन लीनियस नहीं है। एग्जाम्पल समझाता हूं, आपने थियोफेरेस्टस का नाम सुना है? थियोफेरेस्टस ने प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे उनको अलग अलग साइज के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में उन्होंने कैटेगराइज किया, जैसे श्रब्स, अंडर श्रब्स, ट्रीज। अगर मैं इसको सीक्वेंस में बोलूं, हर्ब, श्रब्स, अंडर श्रब्स, ट्रीज, क्या ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है? और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे थियोफेरेस्टस का क्लासिफिकेशन एक या एक से दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के एक एग्जाम्पल है लीनियस, हर एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन लीनियस नहीं है। बेटे ये बात समझ में आ रही है? अगर ये बात समझ में आ रही है तो नीचे
फ्लोरल कैरेक्टर को देखा। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में किसी को वेटेज नहीं देते, तो फिर आप बोलेंगे कि सर लीनियस ने तो फ्लोरल का, बेटे किसी को भी देखा जा सकता है, लेकिन लीनियस ने फ्लोरल कैरेक्टर के ऊपर क्लासिफिकेशन किया। अगर वो चाहते तो लीफ के बेसिस पे भी हो सकता है, स्टेम के बेसिस पे भी हो सकता है, रूट के बेसिस पे भी हो सकता है, फ्लावर के बेसिस पे, लेकिन उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया है वो किसके बेसिस पे किया? फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पे किया। ये बात बेटे समझ में आ रही है? अब इन्होंने स्टेमिन को मेनली 24 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया, ठीक है, 24 क्लासेस में। कितने में करते हैं बेटे? 24 क्लासेस। जैसे प्लांट जिसमें एक स्टेमिन हो, मोनो एंड्रिया। कितने स्टेमिन बेटे? 1 स्टेमिन। ऐसे प्लांट जिनमें 2 स्टेमिन हो, डाइएंड्रिया। ऐसे ही 3 4 5 6 7 24, तो पॉलीएंड्रिया। मिनी स्टेमिन। बहुत सारे स्टेमिन है बेटे। तो इन्होंने किस बेसिस पे? नंबर ऑफ स्टेमिन के बेसिस पे कर दिया। जो कार्पल है, कार्पल मतलब ये गैमेट को बता रहा है, और इस गैमेट के ऊपर कार्पल के बेसिस पे लिनियस ने सेक्सुअल क्लासिफिकेशन किया। किसमें क्या किया बेटे? सेक्सुअल क्लासिफिकेशन। तो कार्पल के बेसिस पे इन्होंने सेक्सुअल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट कर दिया, सेक्सुअल क्लासिफिकेशन। और ये जो सेक्सुअल क्लासिफिकेशन इन्होंने किया था, ये इनकी बुक जेनेरा प्लांटेरियम में किया बेटे। जेनेरा प्लांटेरियम में इन्होंने इसके बारे में बताया था, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन हो गए। हमने प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन के बारे में देखा, हमने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बारे में देखा, अब हम देखेंगे नेचुरल क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है बेटे। तो अभी हम थर्ड किसको देखते हैं? नेचुरल क्लासिफिकेशन के बारे में। बेटे थर्ड नंबर पे आओ, नेचुरल क्लासिफिकेशन को देखिए। नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात अगर जब मैं यहाँ पे करूंगा, तो ये थर्ड नंबर का क्लासिफिकेशन हो जाएगा। बेटे नेचुरल क्लासिफिकेशन के अंदर कंप्लीट मॉर्फोलॉजी को इंक्लूड किया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, बेस्ड ऑन कंप्लीट मॉर्फोलॉजी। बच्चे कंप्लीट मॉर्फोलॉजी के अंदर रूट भी हो सकता है, लीफ, स्टेम, फ्लावर, सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वेटेज फ्लावर को दिया जाता है। वेटेज किसको दिया जाता है बेटे? फ्लावर को यहाँ पे वेटेज देते हैं, ठीक है। अब जब नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात आप करोगे,
तो नेचुरल क्लासिफिकेशन में एक नेचुरल या फॉर्मल यूड बोलते हैं इसको, क्या है, एक नेचुरल, फॉर्मल या नॉन फाइलोजेनेटिक, या नॉन फाइलोजेनेटिक बोलेंगे। और नॉन फाइलोजेनेटिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट मॉर्फोलॉजी होगी, कंप्लीट मॉर्फोलॉजी। ठीक है बेटे। लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पे नॉन फाइलोजेनेटिक है, जब हम दूसरी साइड यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे फाइलोजेनेटिक लेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं नेचुरल फाइलोजेनेटिक। नेचुरल फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या होता है? फाइलोजेनेटिक का मतलब है मॉर्फोलॉजी प्लस फाइलोजेनी। मॉर्फोलॉजी प्लस फाइलोजेनी। और फाइलोजेनी का मतलब होता है ऐसे कैरेक्टर जो कि एवोल्यूशन के बारे में बताएंगे। तो मैं यहाँ पे फाइलोजेनी के बारे में लिखता हूं हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन। ये बात बेटे समझ पा रहे हैं आप? नेचुरल क्लासिफिकेशन कंप्लीट मॉर्फोलॉजी के बेस पे होगा। इसमें रूट को भी इंक्लूड करते हैं, स्टेम, लीफ, फ्लावर को भी। लेकिन नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में वेटेज किसको दिया जाता है? फ्लावर को वेटेज दिया जाता है। ठीक है। और इसको हम एक नेचुरल, फॉर्मल या नॉन फाइलोजेनेटिक में पढ़ेंगे, जिसमें कंप्लीट मॉर्फोलॉजी ही सिर्फ इंक्लूड होती है, जबकि नेचुरल, फाइलोजेनेटिक या मॉर्फोलॉजी और फाइलोजेनी दोनों इंक्लूड होगा। यहाँ पे फाइलोजेनी का मतलब है एवोल्यूशन, मॉर्फोलॉजी प्लस एवोल्यूशन को ऐड करके जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम नेचुरल फाइलोजेनेटिक्स बोलते हैं। लेकिन अगर कंप्लीट मॉर्फोलॉजी को सिर्फ हम बेस के देखें, बेसिस पे पढ़ेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटे हम नॉन फाइलोजेनेटिक। ऑल राइट, ये बातें आपको क्लियर हो रही बेटे? लेकिन बात यहाँ पे मैं इधर लिखता हूं, ये बात बेटे 1859 की है। 1859, 1859 में चार्ल्स डार्विन की एक बहुत फेमस बुक आई थी। किसकी बेटे? चार्ल्स डार्विन की। चार्ल्स डार्विन की, चार्ल्स डार्विन की एक बहुत फेमस बुक आई थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। बेटे ये वही बुक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये वही बुक है जिन्होंने मेंडल का काम खराब कर दिया। मेंडल ने अपने इनिशियल पब्लिकेशन जो थ्योरीज है, रिसर्च जो है, अपने काम उन्होंने 1856 में स्टार्ट किया था। लेकिन 1859 में चार्ल्स डार्विन की आई हुई ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ने उनके जो वर्क थे मेंडल के, उन मेंडल के वर्क के ऊपर जो था वो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट का ध्यान नहीं गया। और उसकी वजह से उनकी थ्योरीज जो है वो बहुत ज्यादा टाइम बाद जो है पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड में क्या हुआ, नोन हुआ। तो ये भी एक रीजन है, ये मेन रीजन नहीं है, लेकिन ये भी इनमें से एक रीजन है बेटी। ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ लिया? नेचुरल क्लासिफिकेशन पढ़ ली, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन पढ़ ली। इससे पहले हमने एक आर्टिफिशियल हो गया, हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन हो गया। इसके पहले भी हमने और क्लासिफिकेशन देखे हैं, प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन हो गया। अब एक लास्ट क्लासिफिकेशन बचता है जिसको हम न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं, और फिर न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन को हम अभी डिस्कस करते हैं।
बेटे न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन आप बोलते हो इसको फिनेटिक क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। क्लासिफिकेशन बोलते हैं। न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम नंबर ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टर को लेते हैं बेटे। क्या करते हैं हम यहाँ पे, ये किसके बेसिस पे होता है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर कैरेक्टर। ये एक पूरा का पूरा बेटे डेटा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ये डेटा प्रोसेस है। अब जब डेटा प्रोसेस होगा तो इसमें हम असाइन सिंबल सिंबल को असाइन करते हैं, ठीक है। और सारे के सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। ये एक डेटा प्रोसेस है जो कि कंप्यूटर के थ्रू होता है। और यहाँ पे बेटे ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को हम यहाँ इंक्लूड करते हैं, ठीक है बच्चे, सारे के सारे कैरेक्टर को। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, एक साइंटिस्ट है, बॉटनिस्ट है, वो एक दिन फॉरेस्ट में चले गए, ठीक है बेटे। एक साइंटिस्ट है, बॉटनिस्ट है स्पेसिफिकली, वो फॉरेस्ट में गए। फॉरेस्ट में उन्हें एक नया प्लांट मिला। जैसे ही उन्हें एक नया प्लांट मिला, उन्होंने अपनी डायरी निकाली और उस डायरी में जितने भी उस प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर थे सब लिख लिए। वो कैरेक्टर बेटे एक भी हो सकता है और वो कैरेक्टर 100 से 200 भी हो सकता है। आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 30 पे वहां पे लिखा है कि 100 से ज्यादा कैरेक्टर भी हो सकते हैं। उन्होंने स्टार्ट किया उन कैरेक्टर्स को लिखना, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को। मान लिया कि उन्हें 100 कैरेक्टर्स मिले और उन 100 कैरेक्टर को उन्होंने वहां पे नोट डाउन किया और उस पेड़ से एक सैंपल को लिया और फिर घर आ गए। उनके कंप्यूटर में ऑलरेडी जितनी अच्छी अच्छी क्लासिफिकेशन है, आज के डेट में जितनी अच्छी क्लासिफिकेशन है, सबका डेटा फीड है बेटे, ठीक है। अब उन्होंने जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लिया, उस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को अब क्या करेंगे, उस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को एक एक करके अपने कंप्यूटर में फीड करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए उन्होंने पहले अल्फाबेट एस डाला। जैसे ही बेटे एस डाला, और प्लांट के कैरेक्टर से जो एस के सिमिलर कैरेक्टर होगा और से अलग हो गया। मैं मानता हूं कि उन्होंने एग्जाम्पल के लिए 2000 कैरेक्टर अपने कंप्यूटर में फीड किया है। उसमें जैसे ही उन्होंने एस किया, अरे 1000 कैरेक्टर एस से मिलते होंगे, 1000 कैरेक्टर एस से नहीं मिलते होंगे। एक एस अल्फाबेट डालने से एस के कैरेक्टर और जो एस से नहीं थे वो अलग अलग हो गए। अरे सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टर अलग अलग हो रहा है। उन्होंने दूसरा अल्फाबेट यू डाला और जो एस और यू से रिलेटेड कैरेक्टर है 2000 में 800 कैरेक्टर एग्जाम्पल के लिए उसके साथ हो गए, 1200 कैरेक्टर डिसिमिलर हो गए। इसी तरीके से जब वो तीसरे कैरेक्टर को डालेंगे तो 400 आएगा। और कैरेक्टर जैसे जैसे कैरेक्टर को डालते जाएंगे, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली इन सारे कैरेक्टर के बेसिस पे जो उसके सिमिलर ग्रुप का कैरेक्टर होगा वहां पे उस प्लांट को असाइन कर देगा। तो इस तरीके की क्लासिफिकेशन जो होती है इसको न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन और फिनेटिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं बेटे। मैं दोबारा से पूरा एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि आज हमने क्या पढ़ा है इस लेक्चर में।
हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन क्या होता है और क्लासिफिकेशन कितने टाइप का होता है। वर्ड क्लासिफिकेशन एपीडी कैंडोले ने दिया, क्लासिफिकेशन दो टाइप का होता है, एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन, रेशनल क्लासिफिकेशन। रेशनल क्लासिफिकेशन में जब हम पढ़ते हैं तो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, नेचुरल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। हमने चारों क्लासिफिकेशन की डिटेल कर दी। आप एक एक करके क्लासिफिकेशन को पढ़े, अपनी कॉपी में नोट बनाए। कोई भी प्रॉब्लम हो बेटे फिर क्वेश्चन पूछे। अगले लास्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची, जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर को कंप्लीट करके इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ऑलराइट बेटे।